गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। बेटा सोशल साइंस में अर्थात सामाजिक विज्ञान में हम लोग थर्ड चैप्टर का नेक्स्ट लेक्चर अटेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है दस्तकारी एवं शिल्प पर प्रभाव। ठीक है, दस्तकारी एवं शिल्प पर प्रभाव। तो कंपनी की जो प्रशासनिक व्यवस्था ऐसी थी कि भारतीय हस्तकला एवं शिल्पकारी धीरे धीरे नष्ट होने लगी और भारतीय दस्तकारी एवं शिल्पियों को अपनी वस्तुएं कम दामों पर बेचने के लिए विवश होना पड़ा, मजबूर होना पड़ा। उन पर भारी कर भी लगा दिया गया था। मतलब एक तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी का या ब्रिटिश शासन का जो है भारत में उसका जब दबदबा जो था या एक भारतीय जनजीवन पर उसका जो प्रभाव जो था वो बहुत ही दयनीय स्थिति में रहा। इंग्लैंड से आने वाली जो वस्तुओं को तटकर एवं चुंगी कर से मुक्त रखा गया था, इससे वे सस्ती हो गई। परिणाम स्वरूप भारतीय दस्तकारी एवं शिल्प विदेशी वस्तुओं के सामने नहीं टिक सकी। जो देसी जो शिल्पकार जो थे, हस्तकला जो थे, ये कार्य जो था मजबूरन उनको छोड़ना पड़ा। भारतीय कारीगर अपना व्यवसाय छोड़ने लगे और उनकी बस्तियां जो थी उजड़ गई। ढाका शहर का वस्त्र उद्योग, जिसके कारण वह भारत का मैनचेस्टर कहलाता था, नष्ट हो गया। मुर्शिदाबाद एवं सूरत के उद्योग भी नष्ट हो गए। कारीगर बेरोजगार हो गए और कृषि पर निर्भर हो गए। फलतः कंपनी शासन के प्रति उनमें असंतोष पनपने लगा। तो यह है आपका छत्तीसगढ़ में लगान व्यवस्था के संदर्भ में जो है दस्तकारी शिल्प पर प्रभाव। उसके बाद वनों में रहने वाले लोगों पर प्रभाव। तो अंग्रेजी शासन के दौरान भारत में वनोपजों पर आधारित नई नई मिलों व कारखानों की स्थापना हुई। भारत के जंगलों में पाए जाने वाले मजबूत लकड़ियों का उपयोग रेलों की पटरियां बिछाए जाने के लिए किया जाता था। साथ ही इंग्लैंड की मिलों के लिए भी लकड़ियां भेजी जाती थी। इससे वनों की जो कटाई में तेजी तो आ गई, पर जंगलों में रहने वाले जनजाति जो झूम खेती करते थे, उन्हें पेड़ काटने आदि पर रोक लगा दी गई। इससे उसकी जीवन शैली जो है काफ़ी प्रभावित हुई। अंग्रेजी शासन के विरोध में उठ खड़े हुए और अंग्रेज़ों की नीति के विरोध में भारत के विभिन्न जनजातीय क्षेत्रों में कई आंदोलन शुरू हो गए। इनमें से बिरसा मुंडा की अगुवाई में मुंडा जनजाति द्वारा किया गया विरोध प्रमुख स्थान रखता है। वे बदलते समय और अंग्रेजी नीति तथा दिकू अर्थात बाहरी लोग के हस्तक्षेप से परेशान थे। वे इन परेशानियों को दूर करना चाहते थे। बिहार के जो छोटा नागपुर के पठार के जंगलों में रहने वाला एक जनजातीय व्यक्ति जिनका नाम बिरसा मुंडा, जिनका जन्म जो है 1870 दशक के मध्य हुआ था। बिरसा बचपन से ही भेड़ बकरियां चराते, बांसुरी बजाते और दयनीय अखाड़ों में नाचते गाते जीवन बिताते थे। तो ये रहा वनों में जो है रहने वाले लोगों पर उसका प्रभाव। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का। फिर बिरसा मुंडा का आंदोलन देखिए यहाँ पे। तो बिरसा मुंडा का आंदोलन जनजाति समाज को सुधारने का आंदोलन था। उन्होंने मुंडाओं से, जनजाति गिरोह है या उसके जो दल है या उनके समुदाय है, जिसमें मुंडाओं से जो है आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ दें, गाँव को साफ सुथरा रखें और डायन व जादू टोने में विश्वास न करें। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बिरसा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों का भी लगातार विरोध किया था। उन्हें बाहर का मानते थे जो मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे। अंग्रेजों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्यों में बहुत अधिक परेशानी थी। यह आंदोलन मिशनरियों, महाजनों, हिंदू भूस्वामियों और सरकार को बाहर निकाल कर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज स्थापित करना चाहता था। यह आंदोलन इन्हीं ताकतों को मुंडाओं की समस्याओं और कष्टों का प्रमुख कारण मानता था। अंग्रेजों की जो कूटनीति उनकी परंपरागत व्यवस्था को नष्ट कर रही थी, किंतु भूस्वामी और महाजन उनकी जमीन को छीनते जा रहे थे और मिशनरी उनकी जो परंपरागत संस्कृति की आलोचना करते थे। जब आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेज़ों ने कठिन कार्रवाई का फैसला किया और 1895 में बिरसा को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, उसको अरेस्ट कर लिया गया। दंगे फसाद के आरोप में लगा दिया, 2 साल की सज़ा भी होगी। फिर 1897 में जेल से छूटने के बाद बिरसा समर्थन जुटाने गांव घूमने लगे। उन्होंने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषा का इस्तेमाल किया। फिर 1900 में बिरसा की मृत्यु हो गई और आंदोलन धीमा पड़ गया। यह आंदोलन 2 महीनों में महत्वपूर्ण था कि पहला इसमें औपनिवेशिक सरकार को ऐसे नियम लागू करने के लिए मजबूर किया जा
कर दिया, जिनके जरिए दिक्कू लोग आदिवासियों की ज़मीन पर आसानी से कब्जा न कर सके। और दूसरा था कि इसने एक बार फिर जता दिया कि अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने में जनजाति सक्षम है। सो उन्होंने अपने खास अंदाज में अपनी खास रस्मों और संघर्षों के प्रतीकों के जरिए इस काम को अंजाम दिया था। फिर छत्तीसगढ़ के प्रमुख आदिवासी विद्रोह जो थे वो इसी समय पूरे भारत में जनजातीय आंदोलन आग की तरह फैली। तब हमारा छत्तीसगढ़ भी उसमें अछूता नहीं रहा मतलब उसमें छूटे नहीं थे। छत्तीसगढ़ से भी कई कबीलों के जनजातीय लोग जो थे वो अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन में भाग ले रहे थे। छत्तीसगढ़ राज्य में 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में या उत्तरार्ध से लेकर जो है 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक अनेक जनजातीय विद्रोह हुए। ज़्यादातर जनजातीय विद्रोह बस्तर क्षेत्र में हुए, जहाँ की जनजाति अपनी अस्मिता, अपनी इज्जत, अपनी मान की रक्षा के लिए विशेष सतर्क थे। इन विद्रोहों में एक सामान्य विशेषता यह थी कि ये सभी विद्रोह जनजातियों को अपने निवास क्षेत्र, भूमि व वन में हासिल परंपरागत अधिकारों को छीने जाने के विरोध में हुआ था। दूसरा ये विद्रोह जनजाति की अस्मिता और संस्कृति के संरक्षण के लिए भी हुए। और तीसरा जो है कि विद्रोहों ने नई शासन व्यवस्था, ब्रिटिश राज द्वारा थोपे गए नियमों का व कानूनों का विरोध किया। चौथा, जनजाति मुख्यतः बाह्य जगत व शासन के प्रवेश से अपनी जीवन शैली, संस्कृति एवं निर्वाह व्यवस्था में उत्पन्न हो रहे खलल को दूर करना चाहते थे। और पांचवा महत्वपूर्ण जो उनका विद्रोह का कारण जो था वो था कि उल्लेखनीय बात यह कि मूलतः जनजातियों के द्वारा आरंभिक विद्रोहों में छत्तीसगढ़ के गैर आदिवासी भी इसमें भागीदार है, इसमें शामिल रहे। अब अन्य या प्रमुख विद्रोह में देखते हैं। ठीक है, पहला आपका हलबा विद्रोह 1774 से लेकर 79 तक। तो इस विद्रोह का प्रारंभ जो था 1774 में अजमेर सिंह द्वारा हुआ, जो डोंगर में बस्तर के राजा थे। मुक्त एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना चाहते थे। उन्हें हलबा जनजातियों व सैनिकों का भरपूर समर्थन प्राप्त था। इसका अत्यंत क्रूरता से दमन किया गया और नरसंहार बहुत व्यापक था। ठीक है, केवल एक हलबा विरोधी अपनी जान बचा सके थे। फिर दूसरा जो है आप में परालकोट विद्रोह 1825। तो परालकोट विद्रोह मराठा और ब्रिटिश सेनाओं के प्रवेश के विरोध में हुआ था। इस विद्रोह का नेतृत्व ज्ञान सिंह ने किया था। सो उसे अबुझमाड़ियों का पूर्ण समर्थन प्राप्त था और विद्रोहियों ने मराठा शासकों द्वारा लगाया गया कर को देने से इनकार कर दिया और बस्तर पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की। इसके अगेंस्ट परालकोट विद्रोह संचालित हुआ। तारापुर विद्रोह 1842 से 54। बाहरी लोगों के प्रवेश से स्थानीय संस्कृति को बचाने के लिए अपने पारंपरिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संस्थाओं को कायम रखने के लिए एवं आंग्ल मराठा शासकों द्वारा लगाए गए करों का विरोध करने के लिए स्थानीय दीवानों द्वारा यह विद्रोह किया गया। फिर उसके बाद माड़िया विद्रोह देखिए 1842 से 63। इस विद्रोह का मुख्य कारण सरकारी नीतियों द्वारा जनजाति आस्थाओं को चोट पहुंचाना था। सो नरबली प्रथा के समर्थन में माड़िया जनजाति का यह विद्रोह लगभग 20 वर्षों तक चला। फिर 1857 का विद्रोह। तो 1857 के विद्रोह के दौरान दक्षिणी बस्तर में ध्रुवराव ने ब्रिटिश सेना का जमकर मुकाबला किया। ध्रुवराव माड़िया जनजाति के डोरडा उपजाति का था। उसे अन्य जनजातियों का पूर्ण समर्थन हासिल था। अगला आपका कोई विद्रोह। यह जनजाति विद्रोह कोई जनजातियों द्वारा 1859 में साल वृक्ष की कटाई के विरुद्ध में किया गया था। उस समय बस्तर के शासक भैरमदेव थे। बस्तर के जमींदारों ने सामूहिक निर्णय लिया कि साल वृक्षों की कटाई नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन ब्रिटिश शासन ने इस निर्णय के विरोध में कटाई करने वालों के साथ बंदूकधारी सिपाही भेज दिए। जनजाति इससे आक्रोशित हो गया और उन्होंने कटाई करने वालों पर हमला कर दिया। इस विद्रोह में नारा दिया गया कि एक साल वृक्ष के पीछे एक व्यक्ति का सिर। ठीक है, एक साल वृक्ष के पीछे एक व्यक्ति का सिर। परिणामतः ब्रिटिश शासन ने ठेकेदारी प्रथा समाप्त कर साल वृक्ष की कटाई बंद कर दी।
फिर मुड़िया विद्रोह देखिए, 1867 में गोपीनाथ कापरदास बस्तर राज्य के दीवान नियुक्त हुए और उन्होंने जनजातियों का बड़े पैमाने पर शोषण प्रारंभ कर दिया। उनके विरोध करने के लिए विभिन्न परगनों की जनजाति जुट हो गए और राजा के दीवान की बर्खास्तगी की अपील की, किंतु यह मांग पूरी न होने के कारण उन्होंने 1776 में जगदलपुर का घेराव कर लिया और राजा को किसी तरह अंग्रेज सेना ने संकट से बचाया। उड़ीसा में तैनात ब्रिटिश सेना ने इस विद्रोह को दबाने में राजा की सहायता की। अगला भूमकाल विद्रोह 1910। तो 1910 में हुआ भूमकाल विद्रोह बस्तर का सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक विद्रोह था। इसने बस्तर के 84 में से 46 परगने को अपने चपेट में लिया था, मतलब अपने कब्जे में ले लिया था। इस विद्रोह के प्रमुख कारण थे कि जनजाति वनों पर अपने पारंपरिक अधिकारों व भूमियों एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग तथा अधिकार के लिए संघर्षरत। फिर 1908 में जब यहाँ आरक्षित वन क्षेत्र घोषित किया गया और वनोपज के दोहन पर नियंत्रण लागू किया गया तो जनजातियों ने इसका विरोध भी किया। अंग्रेजों ने एक ओर तो ठेकेदारों को लकड़ी काटने की अनुमति दी और दूसरी ओर जनजातियों द्वारा बनाए जाने वाली शराब के उत्पादन को अवैध घोषित किया गया। पुलिस के अत्याचार ने भूमकाल विद्रोह को संगठित करने में एक और भूमिका निभाई। उक्त सभी विद्रोहों को आंग्ल मराठा सैनिक दमन करने में सफल रहे। विद्रोहों को अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफलता नहीं मिली, पर राजनीतिक चेतना जगाने में ये जरूर सफल हुए। सरकार को भी अपनी नीति निर्माण में इनकी मांगों को ध्यान में रखना पड़ा। 1857 के महान विद्रोह के उपरांत भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक जीवन में हस्तक्षेप न करने की अंग्रेज नीति ऐसे ही विद्रोह का परिणाम थी। कालांतर में इन विद्रोहों के आर्थिक कारकों ने नवीन भारत की नीति निर्माण में एक मार्गदर्शन किया, यह प्रशस्त किया। इसी के अंतर्गत देखिए यहाँ पे शिक्षा का प्रभाव, शिक्षा पर प्रभाव देखिए। तो कंपनी शासन के शुरू होने के समय ब्रिटिश शासन कंपनी शासन मतलब ब्रिटिश शासन के शुरू होने के समय भारत में प्राचीन शिक्षा व्यवस्था प्रचलित थी, जिसमें संस्कृत, अरबी, फारसी, व्याकरण, साहित्य, धर्मशास्त्र, कानून, तर्कशास्त्र, ज्योतिष आदि विषयों का अध्ययन किया जाता था। भारतीय शासकों ने पाठशालाओं, मदरसों को सरकारी जमीन दान पर दी। अंग्रेजों ने यह जमीन उनसे छीन ली। उन्होंने नई शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की। इसमें कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज, बनारस में संस्कृत कॉलेज आदि प्रमुख थे। इन शिक्षा संस्थाओं में भारतीय भाषाओं के अलावा इतिहास, कानून, उर्दू, पाश्चात्य ज्ञान, विज्ञान का अध्ययन होता था। ब्रिटिश शासकों ने भारत में शिक्षा के विकास के लिए 1833 के चार्टर्ड एक्ट के आधार पर 1835 में मैकाले की शिक्षा नीति लागू की गई। इसमें मुख्य रूप से अंग्रेजी पढ़ाना और उनकी मानसिकता को शासन के पक्ष में करना था। राजा राम मोहन रॉय जैसे समाज सुधारक नई शिक्षा के समर्थक थे। उनका मानना था कि नई शिक्षा के फलस्वरूप भारतीय ज्ञान, विज्ञान, स्वतंत्रता, समानता, जनतंत्र तथा राष्ट्रीय आंदोलन को मदद मिलेगी। ठीक है, तो आज के जो लेक्चर है बेटा इनको यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टाइम देखेंगे छत्तीसगढ़ में शिक्षा। ओके, दैट्स ऑल, गुड डे।